एज इट इज पेपर में भी आया हुआ है, जिसमें लिखा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सो वी आर गिवन अ सर्कल। वन मार्कर में भी आ सकता है एज एन एमसीक्यू। इन दैट केस यू शुड नो द आंसर। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ओ है, सी डी इज अ कॉर्ड, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ऐसी कॉर्ड हमने सी डी ड्रॉ की है जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। जहां पर भी ये चीज दिखती है ना सर्कल्स में, कॉर्ड इक्वल टू रेडियस, ये आपने ब्लाइंडली ना इस चीज को मानकर चलना है कि उस कॉर्ड लिख लो। इफ एनी कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, chord is equal to radius, now this is very important, whenever a chord is equal to radius, जब भी एक chord radius के equal होगी, तो जो उस chord के end points center के साथ triangle बनाते हैं वो हमेशा होगा equilateral triangle। ठीक है। तो यहां पर ना अगर आप देखोगे, आपको इसमें एंगल निकालने की बात हो रही है, अब तक आपको पूछ रहे रेडियस है ए सी एंड बी डी, व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, सर्कल के बाहर कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूव दैट एंगल ए ई बी। आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन यहां पर एक एंगल निकालने के लिए कोई आपको सपोर्टिंग एंगल नहीं दिया कि नहीं नहीं ये तो 45 डिग्री है, ये तो 40 डिग्री है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस देखोगे ना सर्कल के, आपको कोई ना कोई एंगल मेंशन किया होगा, यहाँ पे नहीं किया हुआ। आप किसी एंगल को 60 डिग्री प्रूव करना चाहते हो तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं से कोई एंगल नंबर निकालना होगा। ठीक होगी बात। तो जो एंगल नंबर हमें निकालना है वो कहीं ना कुछ टेक्निक से एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो वन सच टेक्निक इज कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। तो इनडायरेक्टली वे में आपको दे दिया कि जो ये ट्रायंगल सीओडी है, मतलब अगर मैं प्रूफ में लिखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा ट्रायंगल सीओडी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिससे एंगल सीओडी जो बन रहा है वो हमारा 60 डिग्री है। समझ में आ गया? दो तरीके से हम लोग एंगल्स लेते हैं अपने आप से। सर्कल में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ एंगल के बारे में, तो दो तरीके से हमारे पास एंगल आएंगे। एक तो ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी है दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल। आई सपोज आप सब कुछ गिवन तो लिख ही लोगे अपने आप से। अब इतना तो हम लिखते हैं, फाइंड में हमें एंगल ए ई बी निकालना है, ठीक है। ए ई बी को प्रूव करना है या फाइंड करना है। उसके बाद सेकंड वे टू फाइंड एनी एंगल इन अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं से आपको ना वर्ड दिया हुआ है डायामीटर, जहां पे सेंटर और डायामीटर दे दिया, तो सेकंड थिंग आपने एंगल के लिए निकालनी होती है एंगल इन अ सेमी सर्कल। कितना होता है हमेशा? 90 डिग्री। तो इस ए बी को आप सर्कल में कहीं भी लेकर जाओगे तो या तो ए डी को ज्वाइन कर दोगे या बी सी को ज्वाइन कर दोगे। समझ में आया? इस एक डायमीटर के साथ ना हम एंगल बनाएंगे सेमी सर्कल में। अब मैं एंगल तो ऐसे भी बना सकती हूं, यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए रैंडमली, मैंने एक एफ पॉइंट क्रिएट कर लिया, उसका फायदा मुझे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगी जो गिवन पॉइंट्स है उनके साथ ही एंगल इन सेमी सर्कल करूं। तो या तो सी से ज्वाइन कर देंगे या डी से ज्वाइन कर देंगे। लेट मी ज्वाइन इट टू डी, जैसे बुक में लिखा हुआ है। आई थिंक उन्होंने, नहीं उन्होंने किसको ज्वाइन किया है? ए सी बी और सी को ज्वाइन कर दिया। लेट मी ज्वाइन बी सी। तो एक कंस्ट्रक्शन में आ गया ज्वाइन बी सी। ये हम डी से भी ज्वाइन कर सकते थे ए को, तब भी हमारा आंसर कैलकुलेशंस बिल्कुल सही आती। समझ में आ गई बात? तो हमने ज्वाइन कर दिया बीसी को, तो आप ज्वाइन कर दो बीसी को। क्यों? क्योंकि मुझे कोई ना कोई तो एंगल चाहिए ना। तो अपने वे से मैंने एक तो अंडरस्टैंडिंग ली कि कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस।
तो इसका मतलब जो ये ट्राइंगल सीओडी बना वो है इक्विलेटरल, सिंस सी डी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, therefore triangle COD is equilateral, hence angle COD is 60। अच्छा, ओ क्या है? सेंटर। सीडी ने एंगल बनाया सेंटर पे 60 डिग्री। फिर हमने लिखा एंगल इन अ सेमी सर्कल, उससे मेरे पास क्या आ गया? एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया एंगल। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो, ये सी डी कॉर्ड है जो एंगल बना रही है सेंटर पे, है ना? मैंने आपको कहा था इसको नोट करने का क्या होता है कि सी लो, सी ओ डी। फिर डी से देखो कोई लाइन हमें लेके जा रही है आगे, तो डी से ये बी डी हमें लेके जा रही है। बी पर पहुंचने के बाद, सर्कल पे पहुंचने के बाद हम देखें तो ये एक्सटेंड करके हमें सी से लेके आ रही है। नोटिस द मूवमेंट, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम सी, आई रीच द सेंटर, देन मूव टू डी, कॉर्ड सी डी हो गई ना? उस सी डी एंड पॉइंट्स के साथ क्या कोई सर्कल पे एंगल बन रहा है? अब सीओडी अगर सेंटर पे दिया है तो सी और डी के साथ कोई ना कोई मुझे दिया होना चाहिए ना सरकमफ्रेंस पे, तभी मैं अपना रूल लगा पाऊंगी। बात समझ में आ गई? तो एंगल एसीबी 90 हमने लिया। फिर हम यूज करेंगे एंगल एट द सेंटर, और ये किसी ने ना यूज किया हुआ था, तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं, पर टीचर्स नहीं मानती है। 2 टाइम्स एंगल एट सरकमफ्रेंस। ये पुरानी बुक्स अगर आप चेक करो ना तो उन्होंने लिखा होता है ये चीज। ठीक है। सो बट आई हैव हैड अ टीचर हु हैज सेड कि नहीं, दिस इज नो एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज डू एज अकॉर्डिंगली। हमें पता है अपने समझने के लिए कि एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। बोथ द एंगल शुड लुक इन द सेम डायरेक्शन। वो कॉर्ड को ही देख रहे हो। समझ में आ गया? तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, देखो मैं ये वाली चीज यहां लिख रही हूं कि एंगल सीओ डी इज 2 टाइम्स एंगल सीबीडी। समझ में आ गया? सीओडी इज 2 टाइम्स एंगल सीबीडी। तो ये 60 डिग्री हो गया, 2 टाइम्स एंगल सीबीडी। सो एंगल सीबीडी हमारे पास क्या आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 30 डिग्री। क्लैरिटी है सबको? यहां इस एंगल तक पहुंचना है। ये एंगल लिया ए सी बी एज 90। अगर एंगल ए सी बी 90 है तो एंगल ई सी बी भी 90 होगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को इरेज कर रही हूं। इफ एंगल ए सी बी इज 90, ACB is 90 degree, therefore it means angle ECB is also 90 degrees। अब आ जाओ ट्रायंगल ECB पर। आपके पास है एंगल ECB, एक आपके पास है एंगल CBE, और बचा एंगल CEB। ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ मैंने इसका सम ले लिया 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है ये ऑफ ट्रायंगल्स। ईसीबी की वैल्यू आपको पता थी ना, अभी आपने निकाली है 90। सीबीई कहो या सीबीडी कहो, डी को ही फर्दर एक्सटेंड किया था, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो एंगल सीबीई भी कितना होता है? 30 डिग्रीज। तो यहां पुट कर दिया 30। अब मैं निकाल लिया एंगल सीईबी एज 180, जिससे मेरे पास आया एंगल सीईबी एज 60। अब सीई बी कहा जाए, ए सीई कोलिनियर पॉइंट्स थे तो, और एंगल ए ई बी इज ऑल्सो 60 डिग्रीज। समझ में आ गया? दो चीजें यूज की, तो फर्स्ट बुक में ही मार्क कर लो अंडरलाइन करके, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, ये 10th तक यूज होने वाला है। आगे कॉम्पिटिशन करोगे ना, ये ट्रिक होती है कि एंगल के बारे में नहीं बताया लेकिन मैंने बता दिया कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। समझ में आया? इफ आई एम एक्टिंग स्मार्ट, द क्वेश्चन इज एक्टिंग स्मार्टर, बट आई नो द ट्रिक। ठीक है ना? घुमाकर कोई बात कर रहा है तो हम उसकी बात को समझ रहे हैं। बात समझ में आ गया कि chord is equal to radius, that means the angle made by the endpoints of chord with the center, triangle made by endpoints of chord with the center will always be an equilateral triangle। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चीज थी। A chord of a circle is equal to the radius। समझ में आ गया इतना हमें? हो गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। अगर नई बुक्स है तो एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ, बहुत ही इजी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और एज इट इज ये एमसीक्यू में आता है। आपको फिगर नहीं दी होगी, खुद से ट्राई करना ये।
मैं आपको बुक में मार्क करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि रजिस्टर से कहीं भी उड़ जाएंगे, बुक तुम्हारी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो छोटी छोटी चीजें जो है ना बुक में लिख लिया करो। ठीक है, ये बुक आपके साथ, जब भी बुक की रिवीजन करोगे ना, मैथ्स पेपर होगा, टेस्ट होगा, मैं आपको सर्कल्स किसी और चैप्टर को ओपन करने के लिए कहूंगी तो सर्कल से भी पास होते निकलोगे। तो ये चीजें जब हमने लिखी होती है ना, तो वहां पर हम पॉज एंड रीड इट अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज वाई दे स्टे विद अस। समझ में आ गया? दिस इज हाउ यू मेक नोट्स। वो कहता है ना नोट्स बना के रखो। नोट्स क्या होते हैं कि जब हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख दिए बुक में कहीं भी, या पेजेस चिपका के लिख दिए, तो जब भी हम स्क्रॉल करते हैं ना, सो वी स्टॉप और एट दो स्पेशल बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं उन पर हम रुक जाते हैं। समझ में आया? तो उनको जब दोबारा से रीड करते हैं दे स्टे विद अस। सो कोशिश क्या करो ऐसे नोट्स बनाने की जगह ना, मतलब बुलेट पॉइंट्स वहां पर या कुछ बॉक्स बनाकर एक्स्ट्रा पॉइंट्स वहां लिखा करो। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 नई बुक्स में। ये भी चीज मैंने कहीं से सीखी थी, मुझे भी नहीं आती थी। आई कुड सी देवर स्टूडेंट्स हु डिड दिस थिंग्स। तो वहां से रियलाइज हुआ कि ये बुक बार बार ओपन होगी और बार बार पढ़ा जाएगा उन चीजों को। या टीचर्स करती हैं, है ना, टीचर्स ने भी बुक्स में नोट्स लिखे होते हैं, काफी टीचर्स ने पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए होते हैं। सो वी हैव दिस ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। चलो भी, साइक्लिक का मतलब है उसके एंड पॉइंट सर्कल पे होने चाहिए, तो आप सर्कल बनाओगे और ऐसे ABCD लिख दोगे, in which AC and BD are diagonals. AC and BD are diagonals. If angle DBC is 55 degrees, DBC ये वाला एंगल हुआ, दिस इज 55 डिग्रीज, एंड एंगल BAC इज 45 डिग्रीज। BAC भी मार्क कर लिया, ये 45 डिग्री है। आपको कहा जा रहा है फाइंड एंगल BCD। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आपने एक्सरसाइज में किया है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे हिसाब से। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा बहुत। जब ऐसा कुछ दिया होता है ना और हमें सेंटर नहीं स्पेसिफाई किया होता, या तो हम सेंटर से कुछ ले और पता लगे कि सेंटर से ऐसा कुछ एंगल बन रहा है, ना कोई डायमीटर स्पेसिफाई की हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ कि ABCD कौन से पॉइंट्स हैं, तो जो एंगल की थ्योरम हमारे पास सर्कल्स में है, अपार्ट फ्रॉम सर्कल इक्वल टू कॉर्ड इक्वल टू रेडियस एंगल इन अ सेमी सर्कल, जो चीज हमारे पास है वो सिर्फ यही है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। जैसे पिन बॉल खेलते हो, तो वो स्ट्राइक करके बॉल दोबारा से फिर से एक पॉइंट पे आती है, तो देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पर। अब इस चीज को मैं कैसे देखती थी, पेंसिल लेती थी अपनी, हम लोग C से B पर गए, B से D पर गए, फिर एक रास्ता बना A का, A तक गए, और फिर वापस A से C पर आए। बात समझ में आई? B से C से B तक गए और फिर D पर गए, ये एंगल बन गया। अब इस D से ही वी वेंट टू A एंड वी हैव टू रिटर्न टू C, तो यहां पर आ गए। सो दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। वी हैव अ रूल फॉर देम दैट एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल CAD। इट्स काइंड ऑफ अ गेम, पिनबॉल की गेम है कि हमें एंड पॉइंट C और D ही रखने हैं। आपकी बॉल, हाँ वही होता है ना जो सर्कल पे सेंटर पे बना। मैंने आपको कहा था ना एंगल्स इन द सेम सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने सेंटर से एंगल बनाया, इसका तो प्रूफ है हमारे पास कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अगर 2x है तो ये x होगा, है ना। अब ये पॉइंट यहीं पर है, आपने कहा नहीं यहां पर भी हो सकता है, ये भी x होगा, तो आर दीज टू इक्वल। दिस इज द प्रूफ फॉर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। समझ में आ गया? इसका यही प्रूफ है। तो एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD इक्वल्स टू 55 डिग्रीज, विच इज एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, फिर हमें पता है ABCD इज अ साइक्लिक। ये वर्ड जहां पे मेंशन कर दिया ना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, वहां पर तो मतलब एक ही चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral
आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये हमारा 55 निकला था, तो बीएडी की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री, और बीसीडी को ऐड किया, तो ये बीसीडी क्या बन जाएगा, एज 80 डिग्री आंसर। ये हमारा 1 मार्कर में एज एमसीक्यू आता है। ये चाहे 2 मार्क्स में भी आ जाए तो बहुत इजी है, बट ये इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। कोई फिगर नहीं दी होगी, बस ऐसे कुछ बनाकर दिया होगा कि आपने इसे ओरली ही सॉल्व करना है, इसकी रीजनिंग कोई खास नहीं है। समझ में आया, इसमें लिखने वाला कुछ खास नहीं है। क्यों एंगल्स इन सेम सेगमेंट है, हद से हद मैं क्या लिख लूंगी कि सी डी, आर्क सी डी सबटेंड्स टू एंगल्स ऑन द सर्कल, सो देयरफॉर एंगल सीबीडी इक्वल्स टू एंगल सीएडी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4 नई बुक्स का। रिवाइज्ड बुक्स में एग्जाम्पल 4, ये हम पहले भी एक्सरसाइज में करके आए हैं। एग्जाम्पल 4 इज सेम एज एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज का और एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब ये आएगा भी तो 2 मार्क्स में आएगा। एग्जाम्पल 4 कुछ खास इसकी इतनी नहीं है कि ये 3 मार्क्स में दिया जाए, इसमें कुछ इतना नहीं है। इसमें कहा गया है कि दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स बना दिया दो सर्कल्स का, ए एंड बी। एडी एंड बीसी आर द डायामीटर्स, तो एक ए से डायामीटर शुरू हुई है सर्कल की, एडी, और एक दूसरी वाली दूसरे सर्कल की डायमीटर भी ए से शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं हमने इन्हें ऐसे एज डायमीटर ड्रॉ कर दिया। तो अब कहते हैं कि जो पॉइंट बी है वो सी डी पे लाई करेगा। हमने सी और डी को ज्वाइन किया, तो अगर ये हमारी फिगर थोड़ी सी अच्छी से बनी होगी ना, तो जो पॉइंट बी है वो सी डी पर लाई करेगा। डी बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गया। हमें लगता है ऐसे ही कैसे होगा, ऐसे इस तरह से होगा कि हल्का सा अगर मैं यहां चेंज कर दूं, थोड़ी सी फिगर अप्रोप्रिएटली नहीं बनाती, ये आपको दिख रही है ना, ये लगेगा डायमीटर। आपने कहा ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। अब ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, और ये पॉइंट बी है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट इफ वी गो टू सी, फ्रॉम सी टू बी एंड फ्रॉम बी टू डी, कुछ ऐसे जाना पड़ रहा है हमें। बात समझ में आया। ये फिगर कभी नहीं बनेगी, हमेशा जब हमने क्लियरली डायमीटर्स ड्रॉ की तो सीबीडी एक स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी, एंगल नहीं बनाएगी आप उसमें। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब उस पे एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री। आपको वही प्रूव करना है कि जो हमारा एंगल सीबीडी है दैट इज 90। तो इसमें कंस्ट्रक्शन होती है जॉइन ए बी। ए बी को बोलते हैं कॉमन कॉर्ड, है ना, सर्कल की कॉमन कॉर्ड। दोनों सर्कल्स में कॉमन है कॉर्ड ये ए बी। एक सर्कल विद सेंटर ओ के पास भी है, दूसरे वाले सर्कल के पास भी है ए बी, दोनों के लिए कॉर्ड है। ठीक है, नाउ इफ आई से ए डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB is the diameter of the circle, so therefore angle ABD is equal to 90 degree, angle in a semicircle is a right angle. Similarly, AC is the diameter. Angle ABC is 90, angle in a semicircle. सो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी विच इज 90 प्लस 90, यहां से ये ए बी डी और यहां से ए बी सी को ऐड किया, कंबाइन करके हमारे पास बन जाता है दो एडजेसेंट एंगल्स, है ना। और ये क्या बन जाएगा, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच मीन्स सी बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन और पॉइंट सी बी डी आर कोलिनियर, which means B lies on CD. Point B lies on CD. समझ में आ गया। एग्जाम्पल 5 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। प्रभनूर समझ में आ रहा है तुम्हें सब? यस मैम। ओके।
एग्जाम्पल 6 को, एग्जाम्पल 5 को पुरानी नई वाली बुक्स में बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 5 मार्क्स पे क्वेश्चन आएगा। ये हो जाएगा। और एक क्वाड्रिलेटरल्स में एग्जाम्पल 5 ही है ऑन पैरेललोग्राम्स, एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ये लिख लो, उसके बाद मैं दोनों का एक्सप्लेन करती हूँ। आज डेट क्या है? 8। 5th को आपकी क्लास हुई थी, जिसमें जियाना, मेरा, मैंने स्ट्रेट लाइन के नीचे क्या लिखा? सीबीडी के पीछे स्ट्रेट लाइन के नीचे। और CBD are collinear points, hence B lies on CD। आदत है। एक्चुअली देयर वेरियस रीजंस। जब मैं IMS में थी ना, तो सर अटेंडेंस रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है, हमसे पूछा जाता था कितने बच्चे एब्सेंट है। एक तो उसका फायदा ये होता था कि देयर वाज अ केस जो मैंने देखा था, मुझे लगा कि सर ऐसे ही रख रहे हैं। एक तो हमें पता है कि कौन क्लास में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। वी कुड एक्चुअली स्ट्रीमलाइन अचीवर्स की ये बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, और कौन नहीं कर रहा। तो 3 दिन से ऊपर है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां पर हम उन्हें इन्फॉर्म करें। दूसरी चीज थी, सर के ऊपर मतलब इंस्टीट्यूट के ऊपर ही ना क्रिमिनल केसेस फाइल हो गए थे फॉर फुल फी रिफंड रिफंड की नहीं आपने, मतलब ये जो भी उनका केस था। सो दे हैड अ रिकॉर्ड कि दिस चाइल्ड हैज अटेंडेड द क्लासेस। तो वो जो सेंटर हेड होता है ना, मतलब ये तो फ्रेंचाइजी होती है, तो फ्रेंचाइजी से ऊपर जो सेंटर था, उसने फिर पूरा फी रिकॉर्ड, उसने अटेंडेंस रिकॉर्ड मांगा था उनसे। तो दिस सर्व एज अ क्लेम। तो मेरे साथ भी ये इशू हुआ था, मुझे वैसे ही शौक था कि बच्चा कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। मैं भी कुछ रिकॉर्ड रखती हूँ थोड़ा सा। तो मेरे साथ भी हुआ था, उन्होंने कहा था मैम आपने क्लासेस नहीं ली हैं। ठीक है, आप 2 महीने बाद आप मुझे पूछोगे ना कि नवंबर में कौन से दिन छुट्टी मारी थी, कौन से दिन बच्चा नहीं आया था, तो मैं नहीं याद करके आपको बता पाऊंगी। ठीक है ना। सो आई हैड एन एग्जैक्ट रिकॉर्ड कि मैंने कितनी क्लासेस ली है, किस दिन 2 घंटे क्लास ली है, किस दिन 1 घंटा क्लास ली है, और किस दिन आपका बच्चा नहीं आया। ठीक है ना। सो वी कुड प्रेजेंट आर केस, तो वो एक अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है। वैसे भी रखना चाहिए, पता होता है कि बच्चा, जैसे ताहिरा बहुत छुट्टियां मारती है। ठीक है ना। तो प्रभनुर समझ में आ रहा तुम्हें सब? यस मैम। ओके, चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत जरूरी है एग्जाम्पल 5, इंपॉर्टेंट भी है। और इस क्वेश्चन में ना मुझे लगता था कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत अलग है। बट लास्ट टू लास्ट ईयर आई हैड अ चाइल्ड, अ स्टूडेंट जो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ने में भी है। उसने भी इस प्रूफ की जगह वो वाला प्रूफ लिख कर आ गए थे। समझ में आया? सर मैम क्वेश्चन पढ़ा, लगा कि वो प्रूफ है, मैंने वो लिख दिया, विच इज रॉन्ग। 5 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया था उसका, 9th क्लास में ही। बात समझ में आई? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। वो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द quadrilateral formed by the angle bisectors in a parallelogram। ठीक है, इसके साथ लिख लो, दिस इज डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम चैप्टर 8 एग्जाम्पल 5। डिफरेंट फ्रॉम चैप्टर 8 एग्जाम्पल 5। उसमें क्या था, आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और उस पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, यहां पर अंडरलाइन करो, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। नीचे हमें पैरेललोग्राम कहीं वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ, क्वाड्रिलेटरल ही मेंशन किया हुआ है। वहां पर पैरेललोग्राम कहा हुआ था कि पैरेललोग्राम के अगर एंगल बाइसेक्टर्स लोगे तो उनके साथ रेक्टेंगल ही बनेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल बाइसेक्टर्स लिए। इन क्वाड्रिलेटरल, हमने कहा इन क्वाड्रिलेटरल एंगल बाइसेक्टर्स, उनसे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो साइक्लिक है। बात समझ में आई? तो ये फ्लो चार्ट बना लो कि हमारा एग्जाम्पल 5 चैप्टर 8 क्या कहता है कि पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम क्या दिया होगा, एंगल बाइसेक्टर्स। ऑब्वियसली एंगल एंगल के बाइसेक्टर्स होंगे। एंगल बाइसेक्टर्स क्या, जो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, उनसे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, quadrilateral formed is a rectangle, but this in circles chapter the question says in any quadrilateral, कि किसी भी quadrilateral को ले लो, उसके एंगल बाइसेक्टर्स जब आप बनाओगे
उनसे बनेगा क्वाड्रिलेटरल, वो होगा साइक्लिक। बात समझ में आई? तो समझ में आना चाहिए कि वहां पे वर्ड पैरेललोग्राम मिसिंग होगा, तो लिखा होगा तो वो वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल होगा और साइक्लिक होगा। साइक्लिक सर्कल्स में आया है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पैरेललोग्राम के लिए भी तो ट्रू है। पैरेललोग्राम ने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 हैं, ऑपोजिट को ऐड करोगे वो भी तो साइक्लिक ही है। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक केस था, ये हमारा जनरल केस है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल एंगल बाइसेक्टर्स साइक्लिक तो होगा ही होगा, लेकिन पैरेललोग्राम लिया, उसके एंगल बाइसेक्टर्स बनाए, तो वो हमारे पास रेक्टेंगल बनकर आ गया, और रेक्टेंगल भी साइक्लिक होता है। बात समझ में आ गई? राइट। तो अगर आपको एक क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर्स इज साइक्लिक, तो सेम ही दी हुई है, उसको रेक्टेंगल प्रूव कर दोगे वो साइक्लिक ही होगा। दो क्वेश्चंस को मुझे मिक्स करना है ना। तो एंगल के रेक्टेंगल के ऊपर क्या क्वाड फॉर्म। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इज अ रेक्टेंगल। ये होता है बुलेट पॉइंट्स में आपने पूरी लाइन को एक फ्लो चार्ट बना के लिख लिया। ठीक है। अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही जो आपको वर्ड्स फेमिलियर लगते हैं ना, उस वेज में बना लिया करो। इन अ पैरेललोग्राम एंगल बाइसेक्टर्स किसके ले रहे हैं? एंगल्स के। उनसे क्या हुआ? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ, वो क्या होता है? रेक्टेंगल। ठीक है। अभी क्वेश्चन करवाती हूँ, ये आसान भी है थोड़ा, लिखने में थोड़ा ज्यादा होगा पर इजीली सॉल्व हो जाता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कोई सर्कल नहीं बनाना, इन जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो। ठीक है ना। उसका ट्रेपीजियम होना, पैरेललोग्राम होना, रेक्टेंगल होना कुछ भी जरूरी नहीं है। उसमें फिर हमने एंगल बाइसेक्टर्स बनाए, जिसके पता क्या करना होता है, इस तरह से बनाओ कि ये बाइसेक्ट ना करें आपस में, बस ऐसा। ठीक है। ये ना हो कि ए और सी डायगनली बन जाए, आपको एंगल बाइसेक्टर डायगनल सेम है, ऐसा नहीं करना। समझ में आ गया ना? तो यहां पर ना आप क्या करो, देखो, जहां पर ए और बी का नाम है ना, एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनको पॉइंट पी दे दो, और यहां से साइकिल स्टार्ट कर लो। ये पी, ये क्यू, ये आर और ये सी, सॉरी पी क्यू आर एस। बात समझ में आया? जो आपने नीचे एंगल्स लिए हैं, मैंने ए और बी, मेरी आदत है नीचे से स्टार्ट करती हूँ, आई स्टार्ट फ्रॉम ए बी सी डी। जैसे भी आप स्टार्ट करते हो तो एक पैटर्न में लिखा करो, अपने लिए वो पैटर्न फिक्स करो, कभी भी पेपर में ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते हो कि नई चीज नहीं दिख रही है दिमाग को, वही चीज सेम चीज दिख रही है। सो फॉलो द सेम पैटर्न, आई राइट ए बी सी डी। तो जो ए और बी के इंटरसेक्शन से पॉइंट बनता है ना एंगल बाइसेक्टर का, मैं उसे पी नाम देती हूँ और मैं सर्कल घुमा देती हूँ फिर। समझ में आ गया? अब हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल है। एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, बीपी बाइसेक्ट्स एंगल बी, सी आर बाइसेक्ट्स एंगल सी, एंड डी आर बाइसेक्ट्स एंगल डी। लिखना भी आसान होता है कि एपी है, बीपी है, सी आर है, डी आर है, रैंडमली कोई पॉइंट्स नहीं हमने लिखे। प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? साइड उसके आजू बाजू सर्कल बनाना होगा हमें। अगर किसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, तो ये तो नहीं है कि मैं कंपास और अपनी पेंसिल लूंगी और सर्कल बनाना शुरू कर दूंगी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कि मतलब जो इसमें एंगल हमें P दिख रहा है और एंगल R दिख रहा है ऑपोजिट में, वो 180 है। या फिर मैं लिख दूंगी एंगल Q प्लस एंगल S, कोई भी एक पेयर को हमने 180 प्रूव करना है। अब प्रूफ में मैंने कहा प्रूफ करो साइक्लिक, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि साइक्लिक प्रूफ करने के लिए ना मुझे ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 बनाना है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। राइट। नो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड। पूरा क्वेश्चन इसी से करेंगे, हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ इसमें, और हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। व्हाट वी आर गिवन इज एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स का काम क्या होता है? बताओ। एंगल्स को
हाफ में करना। तो जब हाफ में किया हुआ है ना, इसका मतलब हमने वो हाफ ऑफ एंगल कहीं ना कहीं यूज करना ही करना है। ठीक है। फिर मुझे दिया है कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। हम एंगल्स की बात कर रहे हैं और क्वाड्रिलेटरल में कुछ मेंशन किया हुआ है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हमें एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? अगर क्वाड्रिलेटरल दे दो और मैं कहूँ एंगल्स के बारे में कुछ बात बताओ इसके बारे में, तो आप क्या बताओगे? आई गिव यू एनी क्वाड्रिलेटरल एंड आई से व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स? टोटल सम क्या होता है? 180। सो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब एंगल्स की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की बात करेंगे, उनके बारे में मुझे पता होता है कि वो 360 है। फिर क्योंकि मुझे एंगल बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं, तो मैं क्या लिखूंगी? हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 360। और यहां से मेरे पास आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ सी, हाफ डी इज 180 डिग्री। अब ऐसा क्वेश्चन है, इसमें पैटर्न ही देखो, हमेशा रट्टा ही मारना है ना हमने ज्योमेट्री को, तो हर एक तरीके से रट्टा मारो कि देखो अब ऐसे हाफ दे दिया ना, तो इसके बाद और क्या इसमें फिगर बनी? इसमें फिगर बनी ट्रायंगल की, है ना? अब इनको यूज करके ना मुझे पी तक पहुंचना है, क्योंकि मैंने प्रूव में लिखा था एंगल पी प्लस एंगल आर। ठीक है। सो व्हाट आई टेक इंस्टेड इज इन ट्रायंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पीबीए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, प्लीज इसको एएसपी मत लिखना। राइट एंगल सम एक क्वेश्चन करना होगा पेपर में, सर्कल्स का साइक्लिक का, उसको अच्छे से लिख कर आओ, उसमें शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करना। यहाँ पर हम बार बार लिख रहे हैं ना, तो इसलिए आदत हो जाती है कि चल शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो, बट डोंट राइट दिस इन पेपर। ठीक है। अब एंगल एपीबी तो मुझे चाहिए, एंगल पीएबी को क्या लिखोगे? एंगल पीएबी इज हाफ ऑफ एंगल ए, एंड व्हाट अबाउट एंगल पीबीए इज हाफ ऑफ एंगल बी। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज 180 डिग्रीज। ये बना दे, बस इतना सा लिखे, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। पी के साथ कौन सा एंगल चाहिए था? उसके बिल्कुल सामने आर। आर के साथ ट्रायंगल क्या बना? सी आर डी। पी के साथ रिलेशन में है आर, आर से ट्रायंगल क्या बन रहा है? सी आर डी। तो मैं लिखूंगी सिमिलरली इन ट्रायंगल सी आर डी। अब इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहीं से लिख सकती हूँ सिमिलरली इन ट्रायंगल सी आर डी, एंगल सी आर डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इज 180 डिग्रीज। इस पूरी इक्वेशन को ले लिया 2, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये 6 नंबर्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं। एपीबी सीआरडी को इकट्ठा लिख लेते हैं, 1 हाफ बी हाफ, हाफ ए हाफ बी हाफ सी हाफ डी। ठीक है। थोड़ा साइड करके लिख दो, क्योंकि हम इस चीज को दोबारा से यूज करेंगे, ये हमारे लिए थोड़ी सी रेलिवेंट है जो सबसे पहले लिखी थी। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं, आई डोंट वांट टू इरेज इट, सो आई एम मूविंग माय बोर्ड हियर। तो मैं जब दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे पता है एंगल, यहां से देखो, यहां से ये जाएगा एंगल एपीबी प्लस एंगल सीआर डी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल डी। राइट हैंड साइड में 180 180 है, तो बन जाएगा 360 डिग्री। सो एंगल एपीबी प्लस एंगल सीआरडी, ये हाफ ए हाफ बी हाफ सी हाफ डी, तो इसको आप इक्वेशन 3 मान सकते हो फ्रॉम 3, है ना? इसको मैं अब इक्वेशन 3 लिख सकती हूँ कि अब देखो मैंने तो ये पहले लिख चुकी हूं कि फ्रॉम 3 यूजिंग 3 इक्वेशन, ये मेरे पास 180 आ गया।
और इसके राइट हैंड साइड पे क्या था, 360 डिग्री। तो बस इतना सा काम करना है। यूज किया है सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी को, क्वाड्रिलेटरल्स में भी और ट्रायंगल्स में भी और एंगल बाइसेक्टर्स को, बस। ठीक है। सो कहीं ना हम हाफ ऑफ एंगल को यूज करेंगे। ये एंगल बाइसेक्टर देने का मतलब ही है कि हमने हाफ यूज करना ही है। और एंगल P प्लस एंगल R इज 180। सिमिलरली एंगल Q प्लस एंगल S इज 180। बस इतना काम नहीं करना, आपने ये तो कह दिया, बस अब लिखना है कि सिंस द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सिंस इन quadrilateral PQRS opposite angles are supplementary, therefore PQRS is a cyclic quadrilateral। ठीक हो गया इतना? आपकी बुक तो खत्म हो चुकी है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं जो हमें करने हैं। हाँ, ऑप्शनल की क्वेश्चंस कह रही हूँ। उसमें से अगर आप चेक करोगे ना, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपको सर्कल्स में ना परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड वो करवा चुकी हूँ। ठीक है, देखो उसमें ना पहले 2 क्वेश्चंस जो है वो सेम है। लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, लाइन ऑफ सेंटर्स नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेम एज, ये तो मैं भी करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 करवाना है, पैरेलल कॉर्ड्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं, 7 मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट मार्क करने का मतलब होता है कि मुझे करवाने हैं क्लास में, ये मिस ना करूँ। बाकी सब तो ना ड्यू कोर्स होते रहते हैं। एक ना जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं करवाती हूँ, चलो लिखो, ये लिख लिया ना, वही करवा देती हूँ। फिर एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन करवाना है मुझे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मार्क कर लो, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जब आपकी बुक में ऑप्शनल एक्सरसाइज थी सर्कल्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 था। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही थे उसमें। प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स, ठीक है, किसका, ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, प्रूव दैट, लिख लो इस क्वेश्चन को, द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड equal angles at the 2 points of intersection। कहाँ वो ऑप्शनल एक्सरसाइज होगी बेटा इसी के बाद। इसके बाद या एक्सरसाइज ना 10.4 देख, 10.5, उसके बाद ही एक ऑप्शनल एक्सरसाइज आती है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसका अगर इसी चीज से कोई हमें फिगर नहीं दी हुई बट हमें फिगर ड्रॉ करनी है, तो क्या समझ में आता है कि सर्कल समझ में आता है ना वर्ड, और फिर आ रहा है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो कहीं ना कहीं से कैन वी ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, बनाओ। देखो मैं सिर्फ अगर इस क्वेश्चन को मुझे आप लाकर देते हो, कभी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाकर देते हो, तो क्या मैं बार बार पढ़ती हूँ? नहीं, आई स्किम थ्रू वर्ड्स कि क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग सर्कल, तो पहले वो बना लो। ठीक है, अब अगर सर्कल्स हैं तो उनके सेंटर्स होंगे, उनके सेंटर्स को डिफाइन कर दो। एक ओ लिख लो, एक पी लिख लो। पहले वाला सर्कल ओ, दूसरे वाला पी। अब लाइन ऑफ सेंटर, लाइन ऑफ सेंटर्स क्या हुआ, जो सेंटर्स की लाइन को ज्वाइन कर रही है, सेंटर्स को ज्वाइन किया, वो लाइन ऑफ सेंटर होगी। बन गया ना, लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, सबटेंड की वो जो लाइन है सबटेंड कर रही है, मतलब बना रही है इक्वल एंगल्स पर, कोई एंगल्स बना रही है। कहां एंगल बनाएगी, एट 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो सर्कल के 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शन के हैं, उनको मैं ए और बी नाम दे दूंगी। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं कोशिश करूंगी कि क्या दिया हुआ है उसमें, सर्कल, 2 सर्कल्स दिए हुए, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर्कल्स हैं तो उनके सेंटर्स होंगे ओ एंड पी।
इंटरसेक्शन पॉइंट है ए एंड बी। तो ये जो लाइन है ये बना रही है एक एंगल ए पर, सॉरी एक पॉइंट ए पर, ओ ए पी। ठीक है। अब प्रूफ क्या करना समझ में आया आपको? क्या प्रूफ करना होगा? कि लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। कौन से एंगल सबटेंड किए हैं उनको नाम दे सकते हो? एंगल ओ ए पी, एंगल ओ बी पी, है ना? तो इसमें प्रूव हमें सिर्फ इतना करना है कि जो एंगल ओ ए पी है वही मेजर है एंगल ओ बी पी का। क्या ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है? देखो। हाँ, ऐसे 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 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। कौन सा लोगे? इन ट्राइंगल ओ ए पी जो एंगल्स का नाम है ना वही ट्राइंगल्स का नाम होगा। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ए पी इक्वल्स टू बी पी, एंड ओ पी इक्वल्स टू ओ पी। Therefore, triangle OAP is congruent to triangle OBP by SS congruency rule, or angle OAP equals to angle OBP by CP/CT. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो इसमें मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक करवाना है, विच इज अ गुड वन। नेक्स्ट लिखो, मैंने आपको ना उस टाइम पे छोड़ दिया था, वो लिख लो। वो हमें ना 1 मार्कर्स में आ सकता है, लास्ट वही क्वेश्चन करेंगे। तो उसके बाद कल की क्लास में रिवाइज करेंगे बाकी सब। लिखो, इन द गिवन सर्कल सी डी इज द डायमीटर। बाकी सब चीजें ना इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तो करवा ही चुकी हूँ, एक बार ट्राई कर लेना। इन द गिवन फिगर बिलो सी डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये डी दिया हुआ है, ये पॉइंट सी दिया है, विच मीट्स द कॉर्ड ए बी। हम्म, मैम ये है इधर। नहीं, ये एक्स्ट्रा है। ये फिगर बनाकर ही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओ इज द सेंटर, सी डी इज द डायमीटर of the circle, AB is the chord, and AE equals to BE equals to 4 centimeter, and CE equals to 3 centimeter. Find radius of the circle.
चलो इसमें पता क्या करना होता है, आपने ओ बी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इतना काफी है। अगर मुझे पता है ए ई और बीई आपस में इक्वल है, सो व्हाट कैन वी से अबाउट ओ, ओ ई एंड ए बी? ई मिड पॉइंट हुआ ए बी का, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, शायद शायद वही होगा, लेट मी जस्ट चेक, ठीक है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा? लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ये मेरे पास है एंगल ओ ई बी जो है वो 90 डिग्री है। आपको सीई की लेंथ कितनी दी हुई है? 2, नहीं 3, सीई की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ओ सी बी आर सेंटीमीटर, तो ओ ई की लेंथ क्या हो जाएगी? R-2 सेंटीमीटर। ओ बी भी आर है, ये R-2 है, और यहां पर हमारे पास बीई की लेंथ क्या थी? 4, ठीक है 5 आ जाए, ठीक है। और हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं ओ ई बी, R-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ना वो 3-4 ही बनता है। 4R is 20, आर की वैल्यू क्या आ गई? 5। हमने ऐसे मैंने वैसे करे सेंटीमीटर लेके फिर उसका एरिया वो सेमी पेरीमीटर लेकर एरिया कैसे निकालना? अच्छा ट्रायंगल का, बीसी अच्छा ज्वाइन ठीक है, कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर बीसी की लेंथ तुम्हें क्या पता क्या है? मैम वो 4 और 3 गिवन ही है तो उससे हाइपोटेन्यूज से 5 आ जाएगा बीसी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें तुमने निकाला दिस इज 5। हाँ ठीक है। मैंने अपने ये 5 दे दिया, तो उसके बाद क्या किया तुमने? हाफ इंटू हाइट हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 3 इंटू 4, है ना? ये तुम्हारे पास 3-4-5 आया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कौन से ट्रायंगल का एरिया निकाला तुमने? तुम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर नहीं सकते। अच्छा, हाफ इंटू आर इंटू 4 is same as area of this triangle, which is half into equals to 5, कैसे ले लूँ? हाफ R into 4 is same as half R4, ये तो पूरे ट्राइंगल का एरिया होगा ना फिर। मैंने शायद जैसे वो ट्रायंगल को वो इक्वल करके ले लिए। इक्वल नहीं करना पहले हमें ना, इक्विलेटरल बना सकते हैं उसको हम। अह, तुमने कहा ये रेडियस हो गई, हाँ जाओ। इक्वल तुक्के से ठीक हुआ है, लॉजिकली ठीक नहीं है, पर मैं फिर भी